हो गया यहाँ तक? अब इसके बाद सेशन कोर्ट बचते हैं ना जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, उनको मैं लास्ट में कराऊंगा। वैसे मेन जैसे हाई कोर्ट है उनको लिखवा देता मैं, जो मुझे इस वक्त है दिमाग में लिखना। टोटल कितने हैं? 25 है। और लद्दाख का और जम्मू कश्मीर का कहाँ होगा? जम्मू में लिख लेना। लिख लिया? लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर का कहाँ पे इकट्ठा होगा ना? का जम्मू है। हिमाचल का कहाँ पे है? हाँ जी, हिमाचल का शिमला। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का, हाँ जी चंडीगढ़ लिखे। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में ही है। इसके बाद महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई लिख लो। गुजरात का देख लेना अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद। कर्नाटका का बेंगलोर, ठीक है। असम का गुवाहाटी, उत्तराखंड का देहरादून, उसके बाद यूपी का लखनऊ, बिहार का पटना, झारखंड का रांची होगा। ठीक है, चलो इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, पंचायती राज। ये इससे पहले हम थोड़ा सा कर लेते हैं जो हमारी 4 कॉन्स्टिट्यूशनल वाचडॉग थे, उसमें सबसे पहले लिखना है यूपीएससी। जगह छोड़ देना इसके लिए, पर 25 हाई कोर्ट आएंगे ना, छोड़ देनी थी। 25 हाई कोर्ट है ना, ये बाद में लिख लेना लास्ट में, कोई बात नहीं उसमें। ठीक है, अब यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1926 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? और यूपीएससी में कितने मेंबर होते हैं? यूपीएससी में जो है टोटल 9 या 11 मेंबर हो सकते हैं। यूपीएससी के मेंबर है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का वगैरह जो भी अपॉइंटमेंट होगी कोई भी नहीं, उन सारी चीज़ों का ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यूपीएससी के इस वक्त चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी। पहले कौन थे? प्रदीप जोशी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन था जिसने जो था यूपीएससी को सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर किया था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। जिन्होंने जो था फर्स्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था? यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया था। हो गया। जो यूपीएससी में 9 से 11 मेंबर है, उनमें से जो आधे मेंबर होंगे उनके पास क्या चाहिए क्वालिफिकेशन में? उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का। उन बंदों को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। लिख लेना, मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनकी सैलरी वगैरह सब कुछ है। टू बी क्वालिफाइड फॉर सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होती? 50,000।
तो CGI की है 2,80,000। अब इसके बाद लिख लेना है हाफ ऑफ द मेंबर कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 10 साल का एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनकी रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती, 6 to 65 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम कितना साल तक अपना सर्विस दे सकते। और आप एज लिमिट कितनी है, मान लो आप कोई अगर 36 साल का UPSC का मेंबर बन गया तो कितने सालों तक देगा, 42 तक। अगर किसी की अपॉइंटमेंट ही अगर 52 ईयर्स में होती है तो फिर 58 में, अगर मान लो किसी की 63 में हुई तो 65 में रिटायर हो जाएगा। ठीक है, ये अपर एज लिमिट है। ये दोबारा रीअपॉइंटमेंट का इनका कोई ऐसा नहीं है, दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकते, ये नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, ठीक है, हो गया। लिख लिया सारा। अब इनका काम क्या है, अपॉइंटमेंट कराना, जैसे जो भी PSC क्लियर करके आएगा उनकी अपॉइंटमेंट कराना और उनको सेंटर देना जहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग वगैरह करवानी होगी तो किसके अंडर आ जाएगा, ये सारा UPSC करेगी इसकी देख रेख। ठीक है, इसके बाद चलना आगे, इसके बाद आएगा कैग। और UPSC का लिख लेना कि कौन से आर्टिकल से बिलोंग करेगा, 308 से 323 से। कैग जो आएगा 148 आर्टिकल के तहत इसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। ठीक है, कैग है क्या, कंप्ट्रोलर ऑडिटरनल जनरल है। इस टाइम जो इंडिया के कैग है उनका क्या नाम है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब जैसे UPSC के मेंबरों की रिटायरमेंट की उम्र है कितनी, 6 to 65 ईयर्स, वैसे ही इनकी भी क्या है, रिटायरमेंट की उम्र है इनकी कितनी है, सेम 6 to 65। ठीक है, ये भी सेम है, क्वालिफाइड फॉर टू बी सुप्रीम कोर्ट जज। सेम योग्यताएं रखते हो और इनकी सैलरी वगैरह जो भी कितनी है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। अब ये दोबारा से ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर सकते, नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब ये होता क्या है, क्या है ये होता है आपका कंप्ट्रोलर ऑडिटरनल जनरल। ये ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का क्या होता है, हेड ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होना ज़रूरी है, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। उस बंदे को हम क्या करते हैं, अकाउंट ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। अब इसको बोला जाता है गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ठीक है, ऑडिट जितने भी ऑडिट होते हैं रिवेन्यू वगैरह के जो भी ऑडिट होंगे कौन कराएगा, किसके पास है, जैसे CA होता, CA क्या करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे वो ऑडिट करेंगे वैसे करेंगे ये पूरी इंडिया में जो भी है ऑडिट होगा किसी भी चीज़ का, जैसे कोई खाने वाली, जैसे हम खाने की जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे उनका जो भी ऑडिट होगा, जैसे आपके डिपुओं में राशन आ रहा जिसको ओवरऑल ऑडिट होगा, जहाँ से मंडियों से आ रहा है तो उसका सारी चीज़ों का ये ऑडिट करेंगे। ठीक है, हाँ हेड होता है ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के, जो अकाउंट का भी होगा, जो ऑडिट वगैरह होगा, बैंकिंग का हो गया किसी का, तो कौन करेगा, सारा यही करेंगे। ठीक है,
चलें आगे। अब इसके बाद अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल इनकी अपॉइंटमेंट जो की जाती है 76 आर्टिकल के तहत की जाती है। इस वक्त इंडिया के जो अटॉर्नी जनरल है उनका नाम है के वेणुगोपाल राव। ठीक है, ये जो होते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं। ठीक है, जो किसी भी कंट्री का क्या होंगे है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे। ये वही काम करेंगे जो इनको कौन देगा, जो इनको प्रेसिडेंट सौंपेगा, उन्हीं कामों को ये करेंगे। और इनकी जो इनका ऑफिस है कब तक जैसे अपनी सेवाएं दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक अपनी ये सेवाएं देते रहेंगे। अब इनके अंडर जो है इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा फिर, वैसे कैग में भी लिखना, कैग की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। अब यहाँ इनकी भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इनके अंडर जो है 2 डिपार्टमेंट आएंगे जिसमें उनको डिवाइड किया हुआ है। एक आएगा सोलिसिटर जनरल और एक आएगा एडिशनल सोलिसिटर जनरल, दूसरा आएगा एडिशनल सोलिसिटर जनरल। इन्हीं के अंडर जो है 2 और बनाई हुई है ब्रांचेज, जिसके सोलिसिटर जनरल एडिशनल सोलिसिटर जनरल काम को डिवाइड किया होगा। अब ये जो भी काम करेंगे किसकी को रिपोर्ट देंगे, सारी चीज़ों की अटॉर्नी जनरल को। इसको जो प्रेसिडेंट ने काम दिया होगा इनको जो भी, वो कहाँ पे जाएगा, इनमें डिवाइड किया जाएगा। पहले तो अभी इसके जो थे सोलिसिटर जनरल थे वो तुषार मेहता थे जो सोलिसिटर जनरल थे, और एडिशनल सोलिसिटर जनरल थे अमन लेखी थे। हो सकता है अब चेंज हो गए हो। ठीक है, अब इनका जो भी काम होगा किस आर्टिकल के तहत करेंगे, इनके लिए कोई अलग आर्टिकल नहीं है, 76 आर्टिकल के अंदर ही आते हैं भी। ठीक है, हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा या पार्लियामेंट में क्या करेंगे। चलें इसके बाद, अब इसके बाद आएगा आपका इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमीशन है वो बिलोंग करता है आर्टिकल नंबर 324 टू 329 आर्टिकल से। इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था, इसके एस्टेब्लिशमेंट 25 जनवरी 50 को हुई थी। 25 जनवरी को हम जो है हर साल वोटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे इनका, दिल्ली में। ठीक है, अब इस वक्त हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है
सुशील चंद्र। बाकी जो इलेक्शन कमीशन रहेंगे, क्योंकि टोटल कितने थे इसमें, 3 मेंबर थे इलेक्शन कमीशन में। हाँ, अब इसमें जो है पहले आगे सुशील चंद्र और दूसरे आएंगे राजीव कुमार, और तीसरे जो आएंगे उनका नाम होगा अनूप कुमार पांडे। अनूप कुमार पांडे, ठीक है। हो गया। जो इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन। एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया के पहले कौन थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, ठीक है। अब जो इलेक्शन थे इंडिया में 1952 से स्टार्ट हुए थे। जैसे लोकसभा के जो थे 1951 और राज्यसभा के और विधानसभा के जो थे 1952 में ही इंडिया में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो है इनकी रिटायरमेंट की उम्र कितनी है, 6 to 65 ईयर्स। लोकसभा के 1951 और राज्यसभा के, लोकसभा और विधानसभा के ये शायद 1952 में हुए थे, विधानसभा और राज्यसभा के स्टार्ट, और लोकसभा के 1951 में हुए थे इलेक्शन, ठीक है। 6 to 65 ईयर्स हो गया। अब इनकी सैलरी वगैरह किसके बराबर होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, और ये नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। हो गया। और इसका इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, एक बात याद रखना, इलेक्शन कमीशन जो है पंचायती राज के इलेक्शन नहीं करवाएगी, वो या स्टेट अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का मिलकर काम करके वो इलेक्शन को करवाती है। इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई लेना देना नहीं है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज के इलेक्शन कौन कराता है, आपको वहाँ ऑप्शन दी होगी, या तो स्टेट अथॉरिटी होगी या तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास होगी, क्योंकि मिल के काम कराएंगे ना पंचायत के लिए, ठीक है। इनका काम क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हेल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दूसरा इलेक्शन सिंबल तैयार करवाना। और अगला काम है कि जैसे कोई लोकसभा या राज्यसभा में डिस्क्वालीफाइड बंदा हो, जो योग्यता ना रखता हो बढ़ने के लिए, तो किसको देंगे, वहाँ पे सेंट्रल के बारे में किसको बताएंगे कि यहाँ पे बंदा जो डिस्क्वालीफाई है, ये योग्यता नहीं रखता है लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, तो किसको देंगे, वो उसके बारे में अगवा कराएंगे, प्रेसिडेंट को बताएंगे उसके बारे में। और स्टेट में अगर ऐसा हो जाए लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो किसको बताएंगे, गवर्नर को, ठीक है, वो गवर्नर को बताएंगे। और कोड ऑफ कंडक्ट लिख लो इन पॉइंटों को, कोड ऑफ कंडक्ट कौन लगवाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लगाएंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही कराएंगे,
फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यही करवाएंगे। और इसके बाद इलेक्शन सिंबल भी यही तैयार करेंगे। और जो एक्सपेंसिव वगैरह होते, जैसे सिक्योरिटी वगैरह जमा होगी इलेक्शन की, जैसे एमएलए की होगी, तो उनको कौन करेंगे, यही अपने पास रखेंगे। जो एक क्राइटेरिया होता है, अगर बंदा उतने वोट ना ले पाए तो उनकी क्या हो जाती है, सिक्योरिटी को ये जमा हो जाती है, उसको वापस नहीं मिलते पैसे जितने उसने सिक्योरिटी में दिए होते हैं। और ये एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को कि लोकसभा में या राज्यसभा में कोई बंदा डिस्क्वालीफाई है तो इसके बारे में प्रेसिडेंट को अवगत कराएगा। और स्टेट में अगर बात आ जाए तो स्टेट में भी किसको बताएगा, ये गवर्नर को, लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसी दिक्कत है, ये बंदा जो है डिज़र्व नहीं कर रहा। ठीक है, चलें इसके बाद अब इलेक्शन की बात करते तो एक पार्टियाँ होती है, सिंगल पार्टी सिस्टम। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सिंगल पार्टी सिस्टम कहाँ पे है। सिंगल पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम कहाँ है, यूरोपियन स्टेट और यूएसएसआर में, रसिया में। दूसरा ये था सिंगल पार्टी सिस्टम। अब आएगा इसके बाद डबल पार्टी सिस्टम। ये कहाँ पे है, यूएसए और ब्रिटेन में। इसके बाद आएगा थर्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, इटली आ जाएगा और स्विट्ज़रलैंड आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे मल्टी यानी दो से ज़्यादा पार्टियाँ हैं। ठीक है, ठीक है, चलें इसके आगे। अब अगर आपने कोई पार्टी बनानी है, उसको स्टेट लेवल पे लाना है, मान लो किसी स्टेट से आपने नई पार्टी का गठन किया आपको, तो आपको एक क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम जो आपने अगर स्टेट में उस पार्टी को बनाना है तो कितने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल की पार्टी बनाना तो मिनिमम कितने डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए, 4 डिस्ट्रिक्ट में वो क्या होनी चाहिए, जीत कर आनी चाहिए वो 4 डिस्ट्रिक्टों में। जैसे आपने नई कोई पार्टी बनाई तो मिनिमम कितनी चाहिए, 4 डिस्ट्रिक्टों में वो जीते, तब उसको एक स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। अब अगर आपने वो नेशनल पार्टी बनानी है, स्टेट इसको जो कंट्री के लेवल पे लाना है, जैसे इंडिया में लाना है, तो कितनी स्टेटों में जीत के आए, तो वहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है 4 स्टेटें कम से कम वो जीत के आए, तब वो नेशनल लेवल की क्या बनेगी, पार्टी बनेगी। अगर स्टेट में लाना तो कितने, और उसमें लगाना है जो अगर नेशनल लेवल पे तो 4 स्टेट जो है कम से कम होनी चाहिए।